बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप लोगों का ये रिसर्च मेथडोलॉजी में जो हमने रिसर्च पेपर स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम एक्नॉलेजमेंट्स, प्रूफ रीडिंग, ऑथर कॉन्फ्लिक्ट्स, पब्लिकेशन एथिक्स पे बात करेंगे। आप लोगों ने अगर रिसर्च पेपर कंप्लीट कर लिया और रेफरेंसेस लिखे हो तो आप रेफरेंसेस से पहले कंक्लूजन्स एंड फ्यूचर वर्क्स का जो सेक्शन है उसके बाद आप लोग ये कुछ चीजें ऐड अप करते हैं। इसमें से एक चीज एक्नॉलेजमेंट्स है। एक्नॉलेजमेंट बेसिकली क्या है? इसकी सीरीज में मैंने स्लाइड रीडिंग की बजाय ना प्रैक्टिकल जो है चीजें उस पर बात की है। तो बेसिकली प्रूफ रीडिंग जो है उस पर हम आखिर में आएंगे, पहले हम बाकी चीजें जो है वो डिस्कस कर लें। देखिए, जो एक्नॉलेजमेंट सेक्शन है वो बेसिकली कर क्या रहा होता है, क्योंकि इसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं है बैक स्लाइड पे जाने का ना, तो मैं इस पर कोई स्लाइड पे नहीं जा सकता। तो हम बात उसी पे करते हैं कि एक्नॉलेजमेंट बेसिकली अगर आप लोगों ने रिसर्च में किसी थर्ड पार्टी से कोई हेल्प ली है, जस्ट लाइक अगर कोई एक बिजनेस रिसर्च है, उसमें डाटा कलेक्ट हुआ बैंकों से, कस्टमर से, अगर आपने कोई कंप्यूटर साइंस की रिसर्च की है, आपने कोई एफपीजीए या डीएसपी बोर्ड या कोई प्रोसेसर लिया है और आपने वो किसी इदारे से लिया है, तो आप उस इदारे को थैंक कहेंगे। आई वुड लाइक टू, या द ऑथर्स वुड लाइक टू थैंक टू दिस ऑर्गेनाइजेशन या दिस फंडिंग एजेंसी जिसे हमें फंड किया, किसी गवर्नमेंट हो सकता है। मेडिकल की रिसर्च में हम कहेंगे एक्सटर्नल थर्ड पार्टी को, डॉक्टर्स हैं उनको, कि इन्होंने हमें हेल्प किया इस काम में, या किसी ऑनलाइन की किसी का आपने पब्लिकली कोई चीज यूज की, पब्लिक कोई चीज किसी ने दी हुई है, किसी ने अपना कोई पब्लिक कोई डाटा दिया हुआ है कोई इस तरह से, आप उनको यूज कर रहे हो, आपने यूज किया, तो आप उसे थैंक करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, तो एक्नॉलेज करेंगे इस सेक्शन में। तो बेसिकली ये सेक्शन बहुत शॉर्ट सा है, 2 लाइन्स 3 लाइन्स का होगा, लेकिन इसमें आप जो है ना वो कवर अप कर लेंगे ये चीजें। प्रूफ रीडिंग में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रूफ रीडिंग के हवाले से ये कि प्रूफ रीडिंग जो है ना, आपने अगर हम सिंगल पर्सन की बात करें तो लाजमी कोई ना कोई मिस्टेक्स जो है वो रह जाती हैं। तो जब आप लोग एक रिसर्च पेपर लिख लें तो बेस्ट तो ये है कि आप उसे ही 2 दफा या 3 दफा रीड आउट करें। अगर आप लोगों को लगे कि ये ठीक है, फिर आप किसी फ्रेंड को दें, कुलीग को दें, सुपरवाइजर को दे सकते हैं कि उसे आप चेक करवाएं कि एक दफा रीड करवा ले। किसी ऐसे कुलीग को दे सकते हैं जिसने इसमें साथ हेल्प की हो, सेकेंडरी हेल्प, जो कि थर्ड फोर्थ ऑथर हो। तो प्रूफ रीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है ना, अच्छा यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, आप अपने स्टैंडर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, मे बी आप ये ना यूज करें, लेकिन प्रूफ रीडिंग जो है ना वो वेरी मच इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अच्छा, रिसर्च पेपर में मैंने जब मैथडोलॉजी की बात की थी तो मैंने कहा था जब आपके मैथडोलॉजी में आपकी नोवेलिटी नहीं होगी तो वो कहेंगे रिव्यूअर्स कि आपने क्या किया है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। लेकिन प्रूफ रीडिंग अगर आपने नहीं की होगी ना तो क्या होगा, प्रैक्टिकल सेंस में अगर मैं बात करूँ तो आपके जो रिसर्च पेपर में ना बहुत सारे जो है ना वो निकलेंगे स्पेलिंग, ग्रामेटिकल करेक्शंस या सेंटेंस की मिस्टेक्स, इस तरह की पंक्चुएशन मिस्टेक्स। तो वो जब एक लिस्ट आ जाएगी ना पूरी, उसमें 10-20 मिस्टेक्स होंगी, तो वो फिर मेजर चेंजेस में आ जाएगा कि आपके पेपर में बड़े चेंजेस हैं। तो वो एक बड़ा ऑकवर्ड सा जाता है, एक ना इमेज आपका खराब होता है, आपका इमेज जो है ना वो होगा खराब। तो इसलिए इसका ना आप पहले करवा लें ताकि आपका ना जो पेपर है वो रिजेक्शन से बच सके। खुद आप लोग अंदाजा रखें कि आप अगर किसी का ऐसे पढ़ रहे हो, नॉट रिसर्च पेपर, आपको लगे कि यार इसने इसमें इंग्लिश के दूसरे लफ्ज दूसरे सेंटेंस में एक बड़ी
सिली मिस्टेक की है, चौथे सेंटेंस में फिर मिस्टेक की है, कहीं पर कॉमास नहीं है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो आप बेशक उसने अच्छा लिखा हो, काम किया हो, आप कहेंगे यार इसने इसको लिखना ही नहीं आया। तो राइटिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश के स्टैंडर्ड्स हैं कि जिनके फॉलो करना चाहिए, ऑल दो के इतने स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते। अगर हम यूरोप की बात करें, चाइना, डिफरेंट कंट्रीज की बात करें, जापान, तो जब उनकी रिसर्चेस में भी मैंने देखे इश्यूज होते हैं, राइटिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जब रिव्यूअर्स इसको हाईलाइट करते हैं तो आपका ना ये बहुत नेगेटिव जाता है। तो बेटर कि आप इससे ना पहले से ही ना उसको आप साफ मतलब प्रूफ रीड करके एक अच्छा डॉक्यूमेंट भेजें, ताकि आपकी चले माइनर इक्का दुक्का निकल जाए तो वो इतना नेगेटिव सेंस जाता है, वो इंसान से हो जाती है, लेकिन अगर ब्लंडर्स निकले तो वो एक नेगेटिव सेंस जाता है। अच्छा, ऑथर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना, ये भी एक्नॉलेजमेंट के साथ इसका सेक्शन होगा, ऑथर कॉन्फ्लिक्ट्स या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथर्स। अच्छा, इसमें जो है ना कॉन्फ्लिक्ट इन ऑथर्स या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मकसद क्या है, मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने कोट की थी जो कि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ एग्जांपल्स हैं जिस तरह से, अगर सपोज एक इदारा है, वो इंटरव्यू कर रहा है, वो अपने किसी अजीज को सिलेक्ट करता है और एक कॉम्पिटेंट पर्सन को, कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देता है, तो ये इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आएगा कि ये उसने अपने इंटरेस्ट की बेस पे कुछ रॉन्ग डिसीजन किया है। इसी तरह कोई बंदा अगर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई अमले का बंदा हो, वो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाने के बजाय अपने आप को फायदा पहुंचा रहा हो उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के दिए हुए सिस्टम के थ्रू, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट में आ जाता है। तो यहाँ रिसर्च में ना आप लोगों को ने ये डिफाइन करना है कि द ऑथर्स डिक्लेयर दैट दे हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हमें कोई जाती मफाद नहीं है, ये रिसर्च की डोमेन में, ये रिसर्च की डोमेन में ये प्योर है कि आपने काम जो है ना वो बिल्कुल जो है वो इंटरेस्ट के बगैर है, कोई जाती मफाद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बस आपने ये डिक्लेयर करना होता है, अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो पेपर सीधे सीधे आपका वापस आ जाएगा। उसमें ऑप्शन आएगा जनरल में, पेपर सेंट बैक टू ऑथर, कहेंगे कि आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सेक्शन इसमें हेडिंग ऐड नहीं की, एक हेडिंग ऐड करके आपने इसमें वो लिखना वजह पर, जब आप जनरल टेम्पलेट देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। पब्लिकेशन एथिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि पब्लिकेशन एथिक्स क्या है। इसमें यह है कि आप लोगों की जो असेसमेंट होती है ना, जो आप भेजेंगे वो दो लोगों के पास जाता है, दो रिव्यूअर्स के पास। अगर एक एक्सेप्ट करता है, दूसरा भी एक्सेप्ट करता है विद सम चेंजेस, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर एक एक्सेप्ट एक रिजेक्ट करता है तो थर्ड के पास जाता है नॉर्मली। तो ऐसा है कि ये पीयर रिव्यू इसको कहते हैं, ये रिव्यू प्रोसेस इसका होता है इस तरह से। तो दूसरा ये कि प्लेजरिज्म जो है वो आपका नहीं आना चाहिए। आपका एक प्रॉपर लेक्चर है प्लेजरिज्म पे जो आप अगला होने जा रहे हैं, उसको आपने डिटेल में सुनना है, समझना है। प्लेजरिज्म आपका रिसर्च प्लेजरिज्म और राइटिंग प्लेजरिज्म दोनों नहीं होने चाहिए। आपने एक पेपर एक से ज्यादा जगह सबमिट नहीं करवाना, ये पब्लिकेशन एथिक्स है। ये आपसे वो एग्रीमेंट जब साइन करेंगे ना, जिसको आप पढ़े बगैर आई एक्सेप्ट कर देंगे, तो करते होंगे, तो उसमें ये चीज मेंशन है कि आपने ये पेपर एक से ज्यादा जगह सबमिट नहीं करवाना। साइटेशंस जो आपने जो रेफरेंस दिए हैं वो सही रेफरेंस देने हैं। ये नहीं होगा कि आपने अपने किसी जानने वाले का, आपने किसी पेपर है तो उसका रेफरेंस ऐड अप करें। कोई रिजल्ट्स आपने जो लिखे हैं वो फॉल्स नहीं होने चाहिए। किसी, ये अब टर्म्स एंड कंडीशंस है कि वो जनरल वाले जब पकड़ लेंगे तो फिर उसके खिलाफ बैन कर सकते हैं। जैसे डुप्लीकेट सबमिशन में भी बैन हो सकता है कि 1 ईयर के लिए बैन कर दिया कि सारे ऑथर्स का पेपर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस साल में, 1 साल में। तो फर्दर कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट की बात हो चुकी है, सेंक्शंस पे भी बात कर लेते हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये
कि जो आप लोगों ने फॉलो करनी है। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये चीज़ें जो है ना, आप लोगों ने कुछ 19-20 होंगी, मे बी अब जो कुछ सैंक्शन है किसी जर्नल के हो किसी के ना हो, तो आपने जिस जर्नल में सबमिट करवाना है ना, उस जर्नल की आपने चीज़ पढ़नी है, रीड आउट करनी है। पॉलिसीज ये उन्होंने मेंशन की होती है, तो ये चीज़ें आप लोग जब पढ़ेंगे तब भेजेंगे। मे बी कोई कहे कि इसमें ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐड करें। जिस तरह मैंने टाइटल में कहा था, कोई ये कहेगा कि आपने टाइटल जो स्ट्रक्चर्ड बनाना है हेडिंग्स के साथ, 80-90% कहेंगे कि नहीं बनाना। लेकिन जर्नल जो है ना, एक इन जर्नल में बात करूँ, जर्नल वालों का जो ओपन टेम्पलेट होता है, आप लोगों ने 15-20 सफ़ों का एक आर्टिकल लिखना है सिंपल से ना उस पर, और भेज देना है। तो जब वो पब्लिश हो जाएगा तो वो खुद ही उसको सेट कर लेते हैं। कॉन्फ्रेंस में नॉर्मली ऐसा नहीं होता, आपको क्लियर कट जो है